दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो हमारा आज है भाग 2 यानी सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान। तो इसके हमारे पूरे 60 क्वेश्चन आते हैं सीटेट पेपर 2 में। तो इस चैनल पर 2011 से 2024 तक के संपूर्ण पेपर करवाए जा रहे हैं और 6 to 8 की NCERT भी संपूर्ण करवाई जा रही। तो आप सभी जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए। जो नए आए हो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट इस पर सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं और थ्योरी भी। क्योंकि अभी आप सब्सक्राइब कर लोगे, अगर बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे आगे जो भी एग्ज़ाम आते हैं उसकी अपडेट भी मिलेगी और आपकी पढ़ाई भी चलती ही रहेगी कंटिन्यू। और क्योंकि साल में 2 बार ये पेपर होते हैं तो आपको रुकने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8,000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे कौन से क्षेत्र थे? जब मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग कितने 8,000 वर्ष पहले यानी पूर्व गांवों में रहना आरंभ किया था, तो उनमें से वह क्षेत्र कौन कौन से थे? तो हमने अगर थ्योरी पढ़ी है तो हम आराम से इसके आंसर लगा पाएंगे। तो ये थ्योरी में किस में है? हमारी हिस्ट्री में, कक्षा से 6 की जो हिस्ट्री है उसमें पाया गया है। तो आप सभी वो जाकर जरूर पूरी कर लीजिए, तभी आप क्वेश्चन लगा पाओगे। और साथ में ऐसा करिए कि थ्योरी भी पढ़िए और क्वेश्चन भी लगाइए, यानी पेपर भी, तो दोनों आपके कवर हो जाएंगे। नर्मदा के आसपास के क्षेत्र में, या सुलेमान तथा किरथक पहाड़ियाँ, या गंगा यमुना दोआब, या दक्कन तथा कोंकण। तो देखो बता दें, जैसा कि मैंने पढ़ाया है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या, थ्योरी पढ़ाई तो उसी में से क्वेश्चन उठ के आते हैं कहीं के से। तो उसमें जो गांव बताए गए थे ना, उनमें कि वहाँ से रहना प्रारंभ किया था 8,000 वर्ष पूर्व पहले, तो वो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ थी। किसकी? मैपिंग के द्वारा बताया था मैंने। यहाँ पर सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ थी, वहाँ से आरंभ हुआ था। तो हमारा दूसरा राइट आंसर है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो गंगा दक्षिणी क्षेत्र एवं गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र, यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, वो है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, जो मगध के नाम से जाना जाता था पहले प्राचीन काल में। जो गंगा का दक्षिणी क्षेत्र है वो मगध के नाम से जाना जाता था। फिर है, भारत लोगों का एक समूह था। क्या? भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे किस में रहते थे? दक्षिण भारत में वह लोग, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में। तो जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है वह लोग किस में? उत्तर पश्चिमी भारत में रहते थे। किसमें? उत्तर पश्चिमी, यानी 4th राइट आंसर है। फिर है, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? ऋग्वेद की जो मूल रचना हुई थी वो किस भाषा में हुई थी? तो प्राकृतिक, सांस्कृतिक, बाढ़ी और सौरसेनी। तो जो मूल रचना हुई थी ऋग्वेद की वो हुई थी संस्कृत में। हमारी संस्कृत में मूल रचना हुई थी ऋग्वेद की। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? एक कौन सा आखेटक खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था, पूछ रहे वो। तो वो देखते हैं। तो वो है, एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती है, या उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे, या संसाधनों के लिए एक अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, या जल संसाधनों की खोज के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा वो एक है जो नहीं था, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, ये नहीं था हमारा। क्योंकि वो पूछ रहा है इससे घूमते रहने का कारण जो नहीं था, ये घूमने का कारण नहीं था, बाकी थे। फिर है, मानव इतिहास में कौन सा कालयुग सबसे लंबा है? जो मानव का इतिहास में उनमें से कौन सा कालयुग जो सबसे लंबा पड़ा होगा? तो पुरापाषाण युग और महापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग। तो जो युग या काल सबसे लंबा था वो था हमारा कौन सा? पुरापाषाण युग। पुरापाषाण युग सबसे लंबा था। फिर है, किसमें प्राचीन शैल चित्रकला मिली है? किसमें, कौन से क्षेत्र में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है? तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु,
तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। तो जो प्राचीन शैल चित्रकला मिली है वो मिली है मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में मिली है प्राचीन शैल चित्रकला, है ना। तो राइट आंसर हमारा 4 है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। तो राखीगढ़, सोतकाकोह और गंभीरवाला और चिरांद। तो जो हड़प्पा का स्थल नहीं है वो पूछा जा रहा है, तो चिरांद है जो हड़प्पा का यह स्थल नहीं है। फिर पुरु यदु और भारत का वेदों में उल्लेख किसकी तरह है। जो पुरु यदु और भरत का जो वेदों में उल्लेख है वो किसकी तरह है। तो जन, राष्ट्र, राजन, दस्यु। तो यह है उल्लेख किसकी तरह, जन की तरह उल्लेख पाया जाता है पुरु यदु और भरत में। फिर है कि सफ़ी तथा हनफी इस्लामी वास्तुकला शैलियाँ या सऊदी अरब में स्थान या न्याय के इस्लामी सिद्धांत या 2 इस्लामी शासक। सफ़ी तथा हनफी क्या है। तो ये है हमारे न्याय के इस्लामी सिद्धांत। क्या है ये, न्याय के इस्लामी सिद्धांत। फिर है दंती दुर्ग जिसने हिरण्य और गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वह था। दंती दुर्ग जिसने हिरण्य और गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वह था क्या, चोल राजा, फिर तिहाई प्रधान, राष्ट्रकूट प्रधान, पल्लव प्रधान। तो वह था हमारा कौन, जिसने अनुष्ठान किया था वह था राष्ट्रकूट प्रधान था वह। फिर है यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी। यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी। अलबरूनी ने, बदायूनी ने, मिन्हाज एसराज ने, जियाउद्दीन बर्नी ने। तो जो अधिक योग्य तथा सक्षम थी अपने भाइयों से कहीं, वो लिखा था किसने, मिन्हाज सिराज ने यह लिखा था कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य एवं सक्षम थी, यह मिन्हाज सिराज ने लिखा था। फिर है एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मेसिस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। और दिल्ली का सुल्तान कौन था, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन एवं अलाउद्दीन खिलजी। तो जो दिल्ली का सुल्तान था ये सब कहा गया, तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में ये सब कहा गया हो वो वह सुल्तान था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई। आप सभी जो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ उसको पढ़िए और पहले आंसर खुद से लगाइए। अगर खुद से लग रहा नहीं लग रहा पर फिर भी लगाइए, क्योंकि आपको पता पड़ पाएगा कि आप किस प्रकार की थ्योरी पढ़ रहे हो और आपको थ्योरी में से आ भी रहे हैं क्वेश्चन या नहीं। फिर उसके बाद आप जो मैं बताती हूँ उससे मिलाइएगा, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई। तो वो कौन थे, जमींदारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, रैयत बंदोबस्त एवं महालबारी बंदोबस्त। किसको, महालबारी बंदोबस्त को सौंपी गई थी। फिर हमारा प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। जो प्रथम, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं समझ आएगा। जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदलती थी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई एवं कीमतों में भारी गिरावट होने से जन सामान्य लाभान्वित हुए एवं अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी एवं युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि दी
जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है? फोर्थ है कि जो स्थिति बढ़ रही थी वो कैसे बदल दी थी। प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की स्थिति बदली? तो युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी और जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हो गया था इस प्रकार, इसलिए स्थिति बदल गई थी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन है जो एक मरुस्थल का उदाहरण है? लद्दाख, सुंदरबन, कोंकण, पश्चिमी घाट। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि कौन कौन मरुस्थल हैं कौन नहीं है। तो हमारा लद्दाख एक मरुस्थल है। भले ही ठंडा मरुस्थल है लद्दाख, लेकिन वो मरुस्थल ही माना जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? जो पृथ्वी की स्थिति है उसकी स्थिति में जो सत्य पाया जाता है, ये कथन वो चुनना है हमें। तो पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो उसके कक्षीय एक गलत है। पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा नहीं है, इसलिए वो गलत हो गया। फिर है पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा जो इसके कक्षीय समतल से 23 कोण, नहीं ये भी सही नहीं हमारा। फिर है पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से कितना 66 सही 1 डिग्री बटे 2 का कोण बनाती है। तो हमारा राइट आंसर तीसरा है। कौन सा? तीसरा यही है, काल्पनिक भी है और 66 सही 1 डिग्री बटा 2 कोण बनाती है ये पृथ्वी का। तो हमारा कितना? तीसरा राइट आंसर है। फिर है आगे है प्रदीप्ति व्रत है। प्रदीप्ति व्रत कौन सा है? व्रत जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है, या व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। विषुव पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं। एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे सुबह की स्थिति। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप्ति व्रत है व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। कौन सा? व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, ये राइट है। फिर है पारंपरिक रूप से चिन्हित, ये किसको दर्शाता है? पारंपरिक रूप से ये किसको दर्शाता है? ये जो चिन्हित है वो, ये जहाँ चिन्हित है वो किसको दर्शाता है? तो हम पहले चित्र को देखेंगे, जब हमें समझ आएगा कि किसको दर्शा रहा है। तो देखो बेसिक सी बात है, ये दर्शाएगा जैसे यहाँ पर दिशाएं, मुख्य दिशाएं देखना है हमें, फिर बताना है कि किसको दर्शाता है। दिशाएं देखेंगे, देखो यहाँ होता है हमारा क्या? पूर्व, ये पूर्व हो गया, ये हो गया क्या? पश्चिम, ये पश्चिम हो गया। फिर ये क्या हो गया? उत्तर, ये उत्तर हो गया। फिर ये क्या हो गया? हमारा दक्षिण। ठीक है, तो ये किसको दर्शा रहा है? आप देख सकते हैं पारस्परिक रूप से चिन्हित, ये किसको दर्शाता है? तो देखो ये पश्चिम को दर्शा रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ना कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व नहीं होगा, पश्चिम हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये को दर्शा रहा ना हमारा, ये पश्चिम को दर्शा रहा ना, इसलिए। लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। लक्षद्वीप है जो द्वीप समूह, कौन से द्वीप समूह में क्या? लक्षद्वीप द्वीप समूह में क्या स्थित है? देखते हैं। हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर। तो देखो राइट आंसर हो जाएगा कि लक्षद्वीप द्वीप समूह हिंद महासागर नहीं है, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप, है ना, अरब सागर में, ना कि हिंद, ना कि बंगाल की खाड़ी इस साइड होती है, अरब सागर इस साइड, हिंद महासागर नीचे होता है, चीन की सागर इधर होती होगी। तो इस प्रकार से हमारा सारे बटे हुए हैं। तो हमारा अरब सागर में लक्षद्वीप और द्वीप समूह स्थित हो गए, है ना। फिर है ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोज कहाँ पर है? ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोज एक जनजाति है। कंपोज क्या है? ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोज तो एक जनजाति है, या एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, या एक परंपरागत नृत्य, या एक उष्णकटिबंधीय पशु। तो जो कंपोज है वो है हमारा क्या? एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जाना जाता है, कंपोज को बोलते हैं, ब्राज़ील में पाया जाता है ना। फिर है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह किस पर में स्थित है, या किस पर में या स्थित है? गंगा सागर में स्थित है, या बंगाल की खाड़ी में, या हुगली नदी पर,
या भागीरथी पर। तो जो हमारा कोलकाता बंदरगाह है वो किस पर में स्थित है, तो वो हुगली नदी पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह। फिर है हमारा संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है। संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है, तो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। तो आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो संसार में छोटे ही महाद्वीप पे कम ही जनसंख्या होगी ना। और आप देख सकते हो मैपिंग द्वारा मैंने सब बता दिया है कि यूरोप बड़ा है, दक्षिण अफ्रीका सब बड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया ही छोटा है एक। तो इसी पे सबसे कम जनसंख्या है। तो हमारा दूसरा राइट आंसर है क्वेश्चन के अनुसार। तो लद्दाख में पाए जाने वाले गप्पास है, लद्दाख में पाए जाने वाले गप्पास क्या है, तो बौद्ध विहार मंदिर, बकरी की प्रजाति किस्म, सौल की किस्म, बौद्ध भिक्षु। तो जो लद्दाख में पाए जाने वाले गप्पास हैं वो है बौद्ध विहार एवं मंदिर। क्या बोलते हैं उसको, बौद्ध विहार एवं मंदिर गप्पास होते हैं, है ना। फिर है चित्र प्रस्तुत करता है, फिर उसके अनुसार हमें आंसर देना है। तो चित्र क्या प्रस्तुत कर रहा है, हमें थोड़ा बड़ा कर ले, छोटा कर लेते हैं। तो ठंडी वायु, ये कौन सी वायु चल रही है, ठंडी। ये कौन सी वायु चल रही है, गर्म। ये गर्म वायु, ये ठंडी वायु, है ना। तो हमारा इस वर्षा और ये ठंडी वायु को किससे लेना देना होगा। ये पर्वतीय वर्षा होंगी या संवहनीय वर्षा होगी या चक्रवाती या मानसून पूर्वी वर्षा। तो देखो मानसून पूर्वी वर्षा तो इस साइड होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही है। पर्वतीय वर्षा भी उधर से स्टार्ट ऐसे होना चाहिए जो भी नहीं हुई। ये हमारी चक्रवाती वर्षा है क्योंकि ये ठंडी हवाएं चल रही और ये हमारी वर्षा हो रही, तो ये चक्रवाती वर्षा मानी जाती है। फिर है हमारा आगे कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ हड्डी कहलाता है। वह कौन सा उद्योग है जो अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है, तो पेट्रोलियम, ऊर्जा, यातायात, इस्पात। तो जो हमारा उद्योग रीढ़ की हड्डी कहलाता है वो उद्योग माना जाता है इस्पात आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है इस्पात। फिर है ऑर्गेनिक खेती में फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है एवं फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है। प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों को और पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है एवं भारत में केवल कपास के उत्पादन की अनुमति दी गई है। तो जो ऑर्गेनिक खेती में होता है वो होता है प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है ऑर्गेनिक खेती में। तो हमारा तीसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा जो खाद्य सुरक्षा के संबंध में देखना है। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज का सुरक्षित भंडार बनाए रखती है, या सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगा देती है, या सरकार बेहतर तथा सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खादों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है, या खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थों की सुविधा उपलब्ध हो। तो देखो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा, क्योंकि खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। तो इसके खाद्य के संबंध में हमारा 4th राइट आंसर है। फिर है हमारा आगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है। ऐसा कौन सा प्रसिद्ध जो पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है। CNG, PNG, LPG, क्रेजी 6। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो प्रसिद्ध पर्यावरण और अनुकूल और ऑटोमोबाइल ईंधन है वो है CNG हमारी प्राकृतिक गैस है जो बहुत अच्छी होती है, तो इससे हमारा फर्स्ट राइट आंसर है। फिर है हमारा आगे वोरोमीटर का प्रयोग होता है।
बोरोमीटर का प्रयोग होता है वर्षा को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए और समुद्र के स्तर को मापने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बार फिर से बोल दूं कि आप सभी लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आगे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत हेल्पफुल क्लासें आती रहती हैं, आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और अपनी जो प्लेलिस्ट बनी है उसे चेकआउट कीजिए। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस प्रकार से आते रहते हैं क्वेश्चन। तो बोरोमीटर का प्रयोग होता है जो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, किसके? बोरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।